हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल SRT एक्सप्लेन। यह मेरी इस चैनल पर फर्स्ट मूवी है और मैंने इसे ही क्यों चुना, क्योंकि यह मेरी सबसे फेवरेट मूवी है। क्योंकि यह एक ऐसी कहानी है जो कभी नहीं भुलाई जा सकती है। एक कहानी जहाँ पर दो लोग जिसमें जमीन आसमान का अंतर है। एक कहानी जो कि है प्रेम कथा की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ SRT और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइटैनिक। आज आपको उन पलों का एहसास होगा जो आपको इस मूवी को पहली बार देखने पर हुआ था। तो बिना कोई देरी के लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर समय दिखाया जाता है 1997 का, जहाँ पर दिखाया जाता है आर्कटिक में बहुत बड़ा शिप जो कि अपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ पानी में डूबे 3821 मीटर नीचे गहराई में जाता है। क्योंकि वहाँ पर जो जहाज दफन है वह इस सदी का सबसे बड़ा जहाज जिसे कहा जाता है टाइटैनिक। शोधकर्ताओं के अनुसार यह बताया जाता है कि कई साल पहले 15 अप्रैल 1912 को यह डूबा था, जिसके साथ एक काफी कीमती हीरा जिसका नाम हार्ट ऑफ द ओशियन था, कहीं ना कहीं टाइटैनिक के साथ दफन हो गया। वही हीरे की तलाश के लिए सभी काफी मेहनत कर रहे होते हैं और काफी कुछ ढूंढने के बाद इन्हें कुछ कामयाबी मिल भी जाती है। वहाँ पर इन्हें एक तिजोरी मिलती है जिसे वे अपने टेक पर ले आते हैं। उसे खोलने के बाद इन्हें कुछ गिले पड़े नोट मिलते हैं और सोचते हैं कि वह हीरा भी इसी तिजोरी में होगा, मगर वहाँ पर वो हीरा होता ही नहीं है। मगर इसी के साथ उन्हें एक छोटी सी ड्राइंग मिलती है। उस ड्राइंग में लड़की थी और साथ ही लिखी होती है उस ड्राइंग की डेट, जो कि होती है 14 अप्रैल 1912। यानी कि यह वही वक्त था जिसके एक दिन पहले इस हीरे को आखिरी बार इस लेडी के गले में देखा गया था। और यह काफी बड़ी न्यूज़ होती है और इसके बाद सभी न्यूज़ चैनल पर यह खबर दिखाई जा रही होती है। वहीं पर एक बूढ़ी औरत उस न्यूज़ को देखती है जो कि अपनी पोती के साथ एक नई जिंदगी गुजर बसर कर रही होती है। वह उसे कहती है कि मुझे इन लोगों से बात करनी है। और जब साल पहले यानी 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था, वह पानी में डूब गया। वहां पर रोज डॉसन को उस घटना की 3D मॉडलिंग भी दिखाई जाती है, मगर रोज कहती है एक्सप्लेन करने में काफ़ी अच्छा है, मगर मैं उस दर्द को आज भी महसूस कर सकती हूँ जो मैंने उस वक्त महसूस किया था। तो कैप्टन कहता है कि क्या वह बातें हमारे साथ शेयर करना चाहूँगी। और यही से कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है, जहां पर हमको दिखाया जाता है रोज की फैमिली। वह अपनी मॉम के साथ में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए निकले होते हैं, जिनमें उनके होने वाले मंगेतर भी शामिल होते हैं जिनका नाम क्लिंटन होता है। ये लोग काफ़ी अमीर घराने से आए थे। इस शिप पर 3 क्लासेस के लोग मौजूद थे। फर्स्ट क्लास जिसमें सारे शाही और अमीर लोग होते हैं, सेकंड यानी कि मीडियम लोग, और थर्ड यानी कि वो गरीब लोग जो कि महंगे टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं पर हमें दिखाया जाता है इस कहानी का लीड कैरेक्टर जैक डॉर्सन, जो कि अपने दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था। जुए में बाजी लगी होती है टाइटैनिक की टिकट। जैक की किस्मत अच्छी होने की वजह से वह टिकट उसे मिल जाती है और वह अपने दोस्तों के साथ शिप पर चला जाता है। रोज, जिसे आर्ट का काफ़ी शौक था, वह अपने कमरे में काफ़ी एंटीक पेंटिंग्स और साथ ही ऐसे कई नमूने रखा करती थी जो कि काफ़ी पुरातत्व होते थे। तो वहीं पर क्लेटन उसे कहता है कि पुरानी चीज़ें काफ़ी पुरानी होती है, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि टाइटैनिक शिप के सभी कैप्टन अब अपने टॉप पॉइंट पर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि न्यूयॉर्क को यह हमें काफ़ी कम समय में पहुंचा देगा। तो वहाँ के कैप्टन शिप को उसकी फुल स्पीड पर चलाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर यह शिप अपनी 21 नॉट की हाई स्पीड पर चलने लगता है, पानी की लहरों को काटता हुआ। एक ऐसा अमीर परिवार जिसे अपने ओहदे, अपने दर्जे को बेकरार रखने के लिए हर वक्त पार्टियों में जाना पड़ता है, म्यूजिक सुनना पड़ता है और अच्छे कपड़े पहनकर तहजीब के साथ लोगों से बिहेव करना पड़ता है। यह सारी चीज़ें रोज को उसकी माँ ने सिखाई थी, मगर काफ़ी वक्त हो चुका था जब उसने अपनी ज़िंदगी को खो दिया था और अब वह खुद जीना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी इन सभी रीति रिवाजों को फॉलो करना, इसलिए वो
उस पार्टी से उठकर भाग जाती हैं और सोचती हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि अगर आज़ादी की ज़िंदगी नहीं है फिर जीने का क्या मकसद। और वो वहाँ से जहाज़ के सबसे एंड पॉइंट पर पहुंचकर वहाँ से कूदकर अपनी जान देने ही वाली होती हैं, मगर तभी वहाँ पर पहुंच जाता है जैक। उससे कहता है अगर तुम यहाँ से कूदी तो तुम्हें बचाने के लिए मुझे भी यहाँ से कूदना पड़ेगा। अगर तुम कूदोगी तो मैं भी कूदूंगा। ज़िंदगी अनमोल है, इसे यूं ही वेस्ट मत करो। अब जैक की बातों पे विश्वास करके रोज़ उसका हाथ थामती हैं और वापस से ऊपर आने की कोशिश करती हैं, मगर गलती से उसका पैर फिसल जाता है। वहाँ से वो गिरने ही वाली होती हैं, मगर जैक अपनी पूरी ताकत के साथ उसे ऊपर खींचता है और उसे बचाकर वापस से डेक पर ले आता है। उसके चिल्लाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे पुलिस वाले और क्लेडन भी वहाँ पहुँच जाता है। तो क्लेडन ये बात सोचता है कि यहाँ पर जैक रोज़ का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, मगर रोज़ कहती हैं कि मैं तो बस यहाँ इस पूरी शिप का प्रोपेलर देखने के लिए यहाँ आई थी, मगर गलती से मेरा पैर फिसल गया और मुझे मिस्टर डॉसन ने बचाया। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि मिस्टर क्लेडन ने तो इसकी जान बचाई है, इस काम के लिए इसको बख्शिश तो मिलनी चाहिए। तो वहाँ पर क्लेडन कहता है इसे 20 रुपये दे देना। तो रोज़ कहती है मेरी जान बचाने के लिए सिर्फ 20 रुपये, इतनी कम है। तो वहाँ पर क्लेडन जैक के पास आकर कहता है क्यों ना कल शाम का खाना तुम हमारे साथ खाओगे। तो वहाँ पर सीन शिफ्ट होता है कल अगले मॉर्निंग में। तो वहाँ पर रोज और जैक की मुलाकात वापस से होती है। वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तो रोज उसे पूछती हैं तुम हो कहाँ से और क्या लेने के लिए न्यूयॉर्क जा रहे हो। जैक कहता है मैं तो एक मुसाफिर हूँ, जहाँ पर शायद रहने की जगह होती है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। उसके पास एक ड्राइंग बुक भी होती है। तो रोज़ कहती हैं क्या तुम मुझे ये दिखा सकते हो। और जब वो उसे खोलकर देखती हैं तो वहाँ पर उसे काफ़ी सुंदर और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स दिखती हैं। तो वहाँ पर जैक बताता है कि पेरिस में लड़कियों को अपनी न्यूड ड्राइंग करवाना काफ़ी अच्छा लगता है, ये एक आर्ट है और मैं एक आर्टिस्ट। तो इसी के साथ शाम का वक्त होते चला था। वहाँ पर जैक तैयार होकर फर्स्ट क्लास में डिनर के लिए आया होता है। तो वहाँ पर क्लेडन उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि ये थर्ड क्लास से आया है, ना ही खुद का कोई व्यापार ना ही खुद की कोई कंपनी है। उसके जवाब में जैक उसे कहता है कल तक मैं एक फुटपाथ पर था और आज सभी के बीच डिनर कर रहा हूँ। यह ज़िंदगी किसी भी वक्त कोई भी मोड़ ले सकती है, इसलिए इसका हर एक दिन जी भर के जीना चाहिए, हर एक पल महसूस करना चाहिए जो ज़िंदगी ने हमें दिया है। इसके इन बातों को सुनकर वहाँ पे मौजूद सभी लोग जैक से काफ़ी खुश हो जाते हैं, मगर रोज़ की मॉम को ये बातें पसंद नहीं आती। इसलिए जैक वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, मगर जाने से पहले वह रोज़ के हाथ में एक चिट पकड़ा जाता है और कहता है कि मुझे 9 बजे सीढ़ियों के ऊपर मिलना। और ठीक 9 बजे रोज़ पहुँच जाती है जैक से मिलने के लिए, जहाँ पर जैक उसे कहता है कि मुझे उन अमीर लोगों की तहजीब वाली पार्टियों का शौक़ नहीं, मुझे तो मेरी टाइप्स की पार्टीज पसंद हैं। और इसी के साथ वह दोनों अपने तीसरे दर्जे यानी कि थर्ड क्लास में पहुंचकर काफ़ी एंजॉय करने लगते हैं, खूब सारी शराब पीते हैं, काफ़ी सारा डांस करते हैं, उन पलों को एंजॉय करते हैं जो किस्मत ने उन्हें दिए थे। मगर क्लेडन को ये बात पता चल जाती है। वहीं पर क्लेडन उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी होता है। उसकी मॉम उसके पास आती हैं और कहती हैं कि हम धीरे धीरे गरीब हो रहे हैं, हमारा नाम जो कि काफ़ी इज्जतदार घराने से है वही बचा है हमारे पास। अगर तुम क्लेडन से शादी नहीं करोगी तो हम जमीन पर आ जाएंगे। रोज कहती है कि आखिर मैं ही अपना त्याग क्यों करूं, आप काफी स्वार्थी हैं। उसकी माँ कहती है तुम भी तो स्वार्थी हो जिसे अपनी माँ की परवाह नहीं। इस वजह से रोज को अपनी माँ के आंसू देखे नहीं जाते और वो अब क्लेडन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अगले दिन जब जैक उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है तो रोज उसको बुरा भला कहकर भगा देती हैं और कहती हैं मुझसे मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरी शादी क्लेडन के साथ तय हो चुकी है। तो ये बात सुनकर जैक काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। मगर इस वक्त तक रोज को भी जैक से प्यार हो चुका होता है और वह जैक
के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह मिलने के लिए उसके पास पहुंचती है। वहाँ पर जैक इस शिप के सबसे टॉप पॉइंट यानी कि सबसे आगे खड़ा था और वहाँ पर रोज भी पहुंच जाती है। और इसी के साथ हमें इस कहानी का सबसे आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपने बाहें फैलाए हुए शिप के सबसे आगे खड़े होते हैं। इस मूवी से जुड़ा यह मेरा सबसे फेवरेट सीन है। अपने इन खुशी के पलों को कैद कर देना चाहती थी, इसलिए वह जैक से कहती हैं कि जो पेंटिंग्स तुमने उन पेरिस वाली लड़कियों की बनाई थी, सेम टू सेम वैसी पेंटिंग्स मुझे भी चाहिए। मैं हीरा पहनना चाहती हूँ। तो जैक कहता है, हीरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रोज कहती है कि मैं सिर्फ हीरा पहनना चाहती हूँ और इसी के साथ अपनी ड्राइंग बनाना चाहती हूँ। और अगेन इस मूवी का सबसे आइकॉनिक सीन जिसमें जैक शर्माता हुआ उसकी ड्राइंग बनाने लगता है और उसी के साथ उस पेंटिंग पर डेट डल दी जाती है 14 अप्रैल 1912। इस पेंटिंग के ख़त्म हो जाने के बाद में रोज़ अपना हीरा उतार कर जैक को देती हैं और कहती हैं कि इसे सेल्फ में रख देना। जब जैक उस सेल्फ यानी कि तिजोरी में हीरा रख देता है तो गलती से वो अपनी ड्राइंग बुक भी वहां रख देता है और तभी पर कोई आने की आहट आती है जो कि क्लेडन का ही आदमी होता है और उससे बचने के लिए वो दोनों वहां से भागते हैं, पूरी शिप के अंदर भागते फिरते हैं उस इंसान से बचने के लिए। और फाइनली यहाँ जहाँ पर ट्रांसफर करने वाले सामान रखे जाते हैं वहाँ पर एक कार भी पड़ी होती है और अब ये दोनों उस कार में चले जाते हैं और फर्स्ट टाइम वहाँ पर इन दोनों का इंटीमेट सीन होता है। इस वक्त तक दोनों की दूरियां काफ़ी करीबियों में बदल चुकी होती हैं और यह वालों को इन्फॉर्म करता है कि मेरी तिजोरी में से एक हीरा गायब है, इसलिए जैक और रोज को बुलाया जाता है। जैसे ही वो दोनों उनके सामने आते हैं तो क्लेडन का आदमी उस कोहिनूर हीरे को जैक के पॉकेट में डाल देता है। इस वजह से पुलिस वाले जैक को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। अब एक तरफ तो पूरा शिप डूबने की कगार पर आ चुका था और वहीं पर दूसरी ओर जैक के हाथ बांध दिए जाते हैं एक ऑफिस में। पूरे शिप में अफरा तफरी का माहौल था और हर कोई अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश महसूस कर पाएंगे। इस जहाज के म्यूजिशियन जिनको पता चल चुका था कि यह हमारा आखिरी वक्त है, पहले तो कई देर तक लोगों के मनोरंजन और उन्हें शांत करने के लिए म्यूजिक बजाते हैं, मगर जब उनकी बारी आती है जाने की और अपनी जान बचाने की तो उनमें से एक म्यूजिशियन वापस लौटकर कहता है कि म्यूजिक ही मेरी जान है और म्यूजिक ही मेरा जहान। उसे देखकर बाकी के म्यूजिशियन भी वापस लौटकर म्यूजिक बजाने लग जाते हैं। यह सीन इतना इमोशन से भरा पड़ा है जो आपको मिस नहीं करना चाहिए। इस सीन को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कला प्रेमी हमेशा कला के लिए अपनी जान तक देने के लिए कुर्बान हो सकता है, उस हद तक जा सकता है जो उसे अंतिम छोर तक ले जा सकती है। और देखते ही देखते यह जहाज दो टुकड़ों में बंट जाता है। एक तरफ तो सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद रहे होते हैं और कुछ लोग इस शिप के टॉप पोजीशन पर जाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें जैक और रोज भी होते हैं और धीरे धीरे करके यह विशाल का शिप पानी की ओर डूबता चला जाता है और एक वक्त ऐसा आता है जब जैक और रोज भी डूब जाते हैं। वहीं पर लकड़ी का पट्टा पड़ा होता है जिस पर जैक रोज की जान बचा लेता है। वह पानी इतना ठंडा होता है कि उस ठंडे पानी की वजह से हर कोई अपनी जान गंवाने लग जाता है। जब कैप्टन ने आर्कटिक पॉइंट से बात करी थी हमें मदद की जरूरत है तो उन लोगों ने कहा था कि मदद अगली सुबह ही आ पाएंगी और इस वजह से उनके पास में इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता और इस ठंडे पानी की वजह से हर कोई बर्फ में जमकर अपनी जान गंवा रहा होता है। तभी दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते थे कि हमारे साथी हमारे परिवार वालों की जान बचा पाएं। बोट्स को चलाने वाले सेलर्स बाकी सभी बोट्स को मिलाकर औरतें और बच्चों को सभी को एक बोट में डालते हैं और बाकी 5 सेलर्स मिलकर उन मरे हुए लोगों के पास जाकर यह जानने की कोशिश करते हैं कि कोई जिंदा भी है या नहीं। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है जैक और रोज, जहाँ पर जैक पूरी तरह से बर्फ में जम चुका होता है। रोज उसे कहती है कि मदद आ चुकी है, वो सभी सेलर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमारी जान बच सकती है। मगर इस वक्त तक उन्हें काफी देर हो चुकी होती है
वहाँ पर जैक की जान चली गई होती है और वह आखिरी अलविदा भी नहीं कर पाता रोज को, और वहीं पर पानी में डूबकर उसकी जान चली जाती है। इतनी ठंड की वजह से रोज कुछ कह भी नहीं पाती, और जब सेलर्स लोग पूछते हैं कि कोई जिंदा है यहाँ पर, क्या आपको हमारी मदद चाहिए, मगर इस वक्त तक रोज के गले में जान होती ही नहीं है। और जब वो सेलर्स जाने लग जाते हैं तो रोज पीछे से चिल्लाती हैं, कम बैक कम बैक, मगर गले में ताकत न होने की वजह से सेलर्स उससे काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। और तभी वहाँ पर रोज को वहाँ पर पड़े सेलर मैन की सिटी दिखती हैं। उसे वो जोर जोर से बजाने लग जाती हैं, और जब सेलर लोग उस सिटी की आवाज़ सुनते हैं तो वो उसे बचाने के लिए वहाँ उसके पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग अपनी जान बचाते हुए न्यूयॉर्क सिटी में पहुँच चुके होते हैं। और वहाँ पर भी क्लेडेन अपनी रोज को ढूंढ रहा होता है, मगर इस वक्त तक रोज ने अपना नाम चेंज करके रोज विंसेंट से रोज डॉसन रख लिया होता है। और यहाँ से यह कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर शिप के कैप्टन एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। ये वो दुनिया थी जहाँ पर टाइटैनिक आज भी जिंदा था। ये वो दुनिया थी जहाँ टाइटैनिक के वो 1500 यात्री जिंदा थे जो उस मोमेंट पर मारे गए थे। ये वही रात के 9 बजे थी जहाँ पर जैक ने उसका इंतजार किया था उन सीढ़ियों पर। और इसी के साथ यह मास्टरपीस मूवी भी खत्म हो जाती है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? इस मूवी से जुड़े आपके फेवरेट सीन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।